हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं। अभी तक YouTube पर मेरे 33 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने जरूरी सुझाव दीजिए। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं और आज का महत्वपूर्ण विषय है 16 महाजनपदों का काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। हम 16 महाजनपदों के काल को समझें, इसके पूर्व के इतिहास में चलकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये महाजनपद बने और इसके पूर्व किस प्रकार की स्थितियां बनी जिसके कारण से महाजनपदों का उदय हुआ। तो हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का समय सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी। वह सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उस समय की समकक्ष सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ उसके व्यापार हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर बहुत उन्नत थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़ जैसे नगर थे जो आज के आधुनिक नगरों की तरह विकसित थे। उसके बाद का काल वैदिक कालीन सभ्यता का काल आता है। वैदिक कालीन सभ्यता को हम दो भागों में बांट देते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का था, इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। इस काल का समाज कबीलाई समाज था, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का समाज था। मुख्य रूप से पशुपालक समाज था, वो कृषि गौण व्यवसाय थी। यहां समझने का विषय है कि इसकी पूर्व की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, बहुत उन्नत सभ्यता थी। उसके बाद की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता किस प्रकार से हुई। अब उत्तर वैदिक काल को देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंदर नगरों का विकास तेज गति से होने लगा। नगरों के विकास के तेज गति से होने का मूल कारण था लोहे की खोज। आर्य जो ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेशों में निवास कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ आने लग गए। आर्यों ने पूर्वी भारत की यमुना, गंगा और गंडक के उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया और वहां बड़े नगरों का निर्माण किया। हमने उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ा था तो उसमें कुरु और पांचाल जैसे बड़े राज्यों की बात की थी। आज हम कुरु और पांचाल राज्यों को विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। यानी महाजनपदों का निर्माण का सिलसिला उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था। इसके लिए हम लोहे की खोज को सबसे अधिक श्रेय देंगे। लोहे की खोज के कारण से इस क्षेत्र में बहुत तेज गति से विकास हुआ। सब सिंधु प्रदेशों को आर्य छोड़कर अब धीरे धीरे यमुना, गंगा और गंडक के उपजाऊ भूमि की तरफ आने लग गए थे। यानी कुल मिलाकर आर्यों की संस्कृति का केंद्र अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और वर्तमान का बिहार बनने लगा था। अब हम आज के इस भाग में 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के काल को देखते हैं। अब यहां इस समय तक आते आते महाजनपदों का निर्माण होने लगा। अब यह महाजनपद का जो निर्माण हो रहा था, इसके स्रोत कहां से मिलते हैं, तो इसके स्रोतों का अध्ययन करते हैं और यहां हम देखते हैं कि महाजनपदों की जानकारी का स्रोत, इसे कोड कर लीजिएगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो है महाजनपदों के होने की जानकारी मिलती है और यह कुछ पूर्वी भारत से समस्त उत्तरी भाग तक 16 बड़े राज्यों में विभाजित थे। जैसे कि उत्तर वैदिक काल की सभ्यता में हमने पढ़ा था कि उस समय कुरु और पांचाल जैसे बड़े राज्यों का निर्माण हो चुका था। तो ये क्योंकि आर्य धीरे धीरे सब सिंधु प्रदेशों से पूर्वी भारत की तरफ आने लग गए थे, तो पूर्वी भारत यहां पर हम देख रहे हैं जो अंगुत्तर निकाय कहता है कि कुछ
पूर्वी भारत से समस्त उत्तरी भारत तक, यानी कुछ महाजनपद पूर्वी भारत में थे और कुछ महाजनपद उत्तरी भारत में थे, यानी सबसे अधिक महाजनपदों जो थे वो उत्तरी भारत के अंदर थे। अब यहाँ पर एक और ग्रंथ जो है इसके प्रमाण को देता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र देख लीजिए, यहाँ कोट कर लीजिए, जैन ग्रंथ है ये। हमने इसके पहले अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ की बात की थी। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, परंतु इसके अंदर कुछ महाजनपदों के नाम परिवर्तित मिलते हैं, इसलिए जो है हम भगवती सूत्र को आधार नहीं मान सकते हैं। अब तीसरे बिंदु के रूप में हम यहां देखते हैं कि अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, सभी महाजनपद, इसे यहां पे कोड कीजिए, सभी महाजनपद गौतम बुद्ध के पहले विद्यमान थे, यानी गौतम बुद्ध के पहले से ही ये जनपद थे। अतः 16 महाजनपदों की राजनीतिक स्थिति की जानकारी के लिए अंगुत्तर निकाय को ही प्रमाणिक माना जाएगा, यानी 16 महाजनपदों की सही जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ही मिलती है। अब हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों की स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहले जिस जनपद का हम अध्ययन करते हैं वो काशी जनपद। जो महत्वपूर्ण बिंदु आए उसे कोड करते जाइएगा। अब देखते हैं कि वर्तमान, अब ये काशी जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी, तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। आज की जो वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह काशी महाजनपद की राजधानी थी। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि वर्तमान वाराणसी तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी जनपद कहलाता था, यानी बनारस और उसके आसपास का जो वाराणसी और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसे ही काशी महाजनपद कहा जाता था। अब जो वाराणसी नाम कैसे पड़ा, इसके लिए यहां पर हम अध्ययन करते हैं कि उत्तर में वरुणा, यहां पे कोट कर लीजिए, उत्तर में वरुणा नदी तथा दक्षिण में अस्सी नदी, वरुणा तथा अस्सी का जो सम्मिलित नाम है इसे ही वाराणसी कहा जाता है। और ये वाराणसी जो है काशी महाजनपद की राजधानी थी। अगले बिंदु को यहां पर देखते हैं कि काशी तथा कौशल महाजनपद के बीच दीर्घकालीन संघर्ष चलते रहते थे। 16 जो महाजनपद थे, इन महाजनपदों में जो समीपस्थ जनपद थे उनके साथ अक्सर संघर्ष हुआ करते थे, क्योंकि उस समय जो है महाजनपद जो है अपने को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसके लिए जो है दूसरे महाजनपद को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, यानी लगातार उसके साथ युद्ध किया करते थे। अब हम यहाँ पर पाते हैं और ये देखते हैं कि दीर्घकालीन युद्ध चला करते थे। इसकी जानकारी कैसे मिलती है, इसकी जानकारी हमें जो है बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। काशी महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा, इसे कोट कर लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि काशी महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो काशी महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल महाजनपद को जीता था। काशी महाजनपद ने कौशल महाजनपद को जीत लिया था। आगे हम देखते हैं कि इस महाजनपद के साथ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदु और कौन से जो परीक्षाओं के हिसाब से उपयोगी हैं, इसे कोड कीजिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश के पुत्र थे, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जन्म जो है इस महाजनपद में हुआ था, काशी महाजनपद में हुआ था। तो ये काशी महाजनपद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगले महाजनपद को देखते हैं हम, कौशल महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। अब ये कौशल महाजनपद जो है कहाँ स्थित था, इसकी क्या स्थिति थी, अब इस पे प्रकाश डालते हैं। वर्तमान अवध का क्षेत्र यानी फैजाबाद मंडल, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवध का क्षेत्र है, जो फैजा मंडल है, यही प्राचीन काल में काशी महाजनपद कहलाता था। अब इस काशी महाजनपद के साथ और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसका अध्ययन करते हैं। कि इस काशी महाजनपद के 2 प्रमुख नगर थे, अयोध्या और साकेत। इसे कोड कीजिएगा, अयोध्या और साकेत काशी महाजनपद के 2 प्रमुख नगर थे। अब इसके साथ और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। कि रामायण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या थी। रामायण काल की जब हम बात करते हैं तो कौशल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम शासन किया करते थे, और उस समय जो है कौशल की राजधानी जो थी अयोध्या थी।
अगले बिंदु को देखते हैं कि कौशल के साथ और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु जुड़े हुए हैं। तो बुद्ध के काल में यानी गौतम बुद्ध के काल में कौशल 2 भागों में बटा हुआ था। कोड कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो बुद्ध के समय में कौशल जो महाजनपद था 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद के साथ महात्मा बुद्ध के बहुत करीबी संबंध थे। महात्मा बुद्ध अक्सर कौशल महाजनपद में आया करते थे। कौशल जनपद के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के मित्र थे और बौद्ध धर्म को आश्रय देने वाले थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले महाजनपद को देखते हैं। यानी ये 2 जो जनपद है ये वर्तमान उत्तर प्रदेश का भाग है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे हम देखते हैं अंग। अब इस तरफ बढ़ते हैं तो ये बिहार का भाग आता है। यहाँ पर इस अंग में देखते हैं कि अंग की राजधानी चंपा थी। इसे कोट कर लीजिए कि जो अंग महाजनपद थी इसकी राजधानी चंपा थी। और इसकी स्थिति को देखते हैं कि ये चंपा महाजनपद में की स्थिति कैसी थी। चंपा महाजनपद में कौन कौन से भाग स्थित थे। तो उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले जो है अंग महाजनपद के भाग थे। अब इस अंग महाजनपद के साथ और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ते हैं इसका अध्ययन करते हैं कि महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। इसे कोड कीजिए कि महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। और अगले महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं कि दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर की योजना, इसे कोड कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने तैयार की थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि चंपा महानगर की जो महाजनपद जो थी इसकी योजना किसने तैयार की। तो चंपा नगर जो उसकी राजधानी थी अंग महाजनपद की, इसकी योजना महागोविंद ने तैयार की थी। अब अंग के साथ और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसका अध्ययन करते हैं कि अंग और मगध महाजनपद के बीच निरंतर संघर्ष चलते रहते थे। जो भी समीपस्थ महाजनपद हुआ करते थे दोनों जनपदों के बीच में एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए संघर्ष हुआ करते थे। अगले महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं कि महाभारत काल में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने वाले महाशक्तिशाली और दानवीर कर्ण अंग के राजा थे और यह सूर्यदेव के उपासक थे। अंग जो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है, ये महाभारत काल में कौरवों की तरफ से लड़े थे। इस कारण से जो है अंग जनपद जो है एक महत्वपूर्ण जनपद है। आगे चलते हैं, अंग महाजनपद की और महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करते हैं कि बाद में मगध ने अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। क्योंकि महाजनपदों के बीच में अक्सर संघर्ष हुआ करते थे, इसलिए मगध ने अंग को अपने राज्य में मिला लिया। 16 महाजनपदों में प्रत्येक महाजनपदों का अपना बड़ा महत्व था। चलिए अब कुछ और महाजनपदों को देख लेते हैं। अगले महाजनपद मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बन गई, जिसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। अब ये देखते हैं मगध साम्राज्य। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था। अब मगध की स्थिति को देखते हैं कि मगध की स्थिति क्या थी और मगध किस प्रकार से स्थित था। तो मगध दक्षिण बिहार में स्थित था। वर्तमान पटना गया जिले इसके भाग थे। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था कि आर्य धीरे धीरे जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आकर स्थित हो गए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना स्थायी आवास बना लिया था और यहीं पर ही लगभग सभी महाजनपदों का निर्माण हुआ। तो मगध महाजनपद बहुत ही महान और प्रसिद्ध महाजनपद है। अब इसकी अगली स्थिति को हम यहाँ पर देखते हैं कि कालांतर में यह महाजनपद समस्त महाजनपदों को जीतकर भारत का सबसे बड़ा महाजनपद बन गया। यानी भारत में जितने भी महाजनपद उस समय स्थित थे, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर, इन सभी महाजनपदों को मगध ने जीत लिया। इस प्रकार जो है मगध एक विशाल महाजनपद बन गया और आने वाले लंबे समय तक भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्कृति का केंद्र बना रहा, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र चरम उत्कर्ष पे थी। अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि यहाँ किन किन वंशों ने शासन किया।
अब यहां देखते हैं कालांतर में राजगृह के स्थान पे पहले राजगृह थी, और राजगिरी को गिरिब्रज भी कहा जाता है। गिरिब्रज इसलिए कहा जाता है कि राजगिरी जो थी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, इस कारण से उसे इतिहास में गिरिब्रज भी कहा गया है। इसे कोड कर लीजिए। इसके बाद इसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। अब यहाँ पे अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर किन किन वंशों ने शासन किया। भारत के सभी महान राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। हम मुख्य रूप से उन वंशों को देख लेते हैं। हर्यक वंश, हर्यक वंश ने यहाँ पर शासन किया। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु ने यहाँ पर शासन किया। नंद वंश की बात करते हैं तो नंद वंश में महापद्म नंद और धनानंद जैसे शासकों ने यहाँ पर शासन किया। मौर्य वंश की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक महान और विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसकी सीमाएं वर्तमान अफगानिस्तान को छूती थी। इसी प्रकार के गुप्त वंश की बात करते तो गुप्त वंश में भी बहुत से महान राजाओं ने शासन किया, जिसमें समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे महान शासक थे जिन्होंने इसकी सीमा का विस्तार किया। आगे हम देखते हैं अगला महाजनपद बज्जी। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। अब ये बज्जी महाजनपद कहाँ स्थित था, इसका अध्ययन करते हैं। यह 8, इसे कोड कर लीजिए, यह 8 राज्यों का संघ था। मतलब इसमें 8 राज्य शामिल थे और इसकी राजधानी वैशाली थी। अब यहाँ पर किसका शासन था, यहाँ लिच्छवी, इसमें कौन कौन से शामिल थे, तो इसमें वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडा ग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से इसमें शामिल थे। इस प्रकार से जो है ये एक महाजनपद का निर्माण करती थी और बज्जी महाजनपद अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध महाजनपद थी। अब यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि इसका विस्तार किस प्रकार था। तो वर्तमान बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा के आसपास के क्षेत्र जो है इस बज्जी महासंघ में शामिल थे। बज्जी महासंघ एक महत्वपूर्ण महासंघ था। अब हम अगले महासंघ की बात करते हैं। यहां पर मल्ल की राजधानी जो है कुशीनारा थी। कोड कर लीजिए, कुशीनारा। कुशीनारा मल्ल की राजधानी थी। और मल्ल के विषय में और अध्ययन करते हैं कि मल्ल कहाँ स्थित था। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। और जिस प्रकार से जो बज्जी एक महासंघ था, इसी प्रकार से एक महासंघ था ये। इस महासंघ में पावा और कुशीनारा की मल्ल शाखाएं शामिल थी। अब इस मल्ल का और क्या महत्व है, इस मल्ल के विषय में हम पढ़ते हैं कि बुद्ध के समय तक इसका स्वतंत्र अस्तित्व था। मतलब महात्मा बुद्ध के समय तक मल्ल की अच्छी स्थिति थी और मल्ल जो है अपनी स्वतंत्र अवस्था में थी। अगले महाजनपद का अध्ययन करते हैं चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। आधुनिक बुंदेलखंड का पूर्वी भाग, कोड कर लीजिए इसे, आधुनिक बुंदेलखंड का पूर्वी भाग और उसके समीपवर्ती भाग इसमें शामिल थे। अब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। महाभारत काल में शिशुपाल यहाँ का शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इस प्रकार से चेदी महाजनपद भी एक महान महाजनपद था। अगले महाजनपद की बात करते हैं बस्त। ये बस्त कहाँ स्थित था, तो बस्त महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और बस्त की स्थिति पर विचार करते हैं। आधुनिक इलाहाबाद बांदा जिला बस्त महाजनपद का भाग था। अब इसके साथ और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। बुद्ध काल में यहाँ का शासक उदयन था जिसने अंग की राजधानी चंपा को जीत लिया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगले महाजनपद की बात करते हैं कुरु। इस कुरु महाजनपद की चर्चा उत्तर वैदिक काल में भी आई थी। और उत्तर वैदिक काल में 2 जो है बड़े राज्य थे, इसमें एक कुरु और एक पांचाल थे। अब ये कुरु की सीमा को हम देख लेते हैं। वर्तमान मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभाग में कुरु महाजनपद स्थित था। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण विषय क्या है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है कि महाभारत काल में कौरव और पांडवों के बीच यहाँ युद्ध हुआ था। कुरु जो था संस्कृति और धर्म का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। अगले महाजनपद का अध्ययन करते हैं पांचाल। इस पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं इसका विस्तार किस प्रकार से था, इसके बाद इसकी राजधानी की बात करते हैं। आधुनिक बरेली यानी उत्तर प्रदेश का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। प्राचीन काल में इसे ही मिलाकर
पांचाल महाजनपद का निर्माण होता था। यह महाजनपद दो भागों में स्थित था। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, इसे कोट कर लीजिए अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल इसकी राजधानी थी काम्पिल्य। कई बार पूछ लिया जाता है, ये दो भाग में विभाजित था, इस प्रकार से दो अलग अलग राजधानियां थी। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर जोड़ता है कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज नाम के नगर की जब चर्चा होती है तो कान्यकुब्ज नाम का प्रसिद्ध नगर जो है इसी पांचाल महाजनपद में स्थित था। अगले महाजनपद की बात करते हैं मत्स्य। इस महाजनपद की राजधानी विराट नगर थी। अब इसके विस्तार क्षेत्र को समझ लेते हैं। वर्तमान राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर मत्स्य महाजनपद का निर्माण करते थे, यानी इससे मिलकर मत्स्य महाजनपद का निर्माण होता था। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु और कौन सी इसके साथ जुड़े हैं कि इसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि बुद्ध काल के समय में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं बचा था, यानी गौतम बुद्ध के समय में इसका राजनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो चुका था। प्रत्येक महाजनपद अपने महत्व को प्रतिपादित करता था। अब कुछ और महाजनपदों को देख लेते हैं। अगले महाजनपद देखते हैं सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। अब इसका विस्तार किस प्रकार का था इसको देखते हैं कि आधुनिक ब्रजमंडल में यह महाजनपद स्थित था, यानी मथुरा के आसपास के जो क्षेत्र थे इसमें शामिल थे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जो साक्ष्य मिलते हैं कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यदु वंश का, मतलब यहां पर कोट कर लीजिए, यदु वंश का शासन था, वो कृष्ण यहाँ के राजा थे। इस प्रकार से सूरसेन महाजनपद का अपना महत्व था। अब हम देखते हैं असमक। यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था और सारे महाजनपद पूर्वी भारत और उत्तरी भारत में स्थित थे। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को और इसके क्षेत्रों को देख लेते हैं कि गोदावरी नदी के तट पर असमक महाजनपद स्थित था। कोड कर लें, गोदावरी नदी का जो तट था इसके आसपास के क्षेत्रों में असमक महाजनपद स्थित था और दक्षिण भारत का एकमात्र यहां महाजनपद था। अब इसका युद्ध किसके साथ चलता था? अवंती महाजनपद के साथ इसका निरंतर संघर्ष चलता रहता था। बाद में अवंती महाजनपद ने असमक महाजनपद को जीत लिया और अवंती में मिला लिया। अगले महाजनपद की हम बात करते हैं, अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद भारत का एक महान जनपद था। अब इस महाजनपद का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि अवंती महाजनपद की दो राजधानियां थी, उज्जैनी और महिष्मती। अब इसके पहले महत्वपूर्ण बिंदु को यहां देखते हैं कि इसका क्षेत्र कहां कहां था। तो पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद स्थित था, यानी मध्य प्रदेश का वर्तमान का जो पश्चिमी तथा मध्य मालवा का क्षेत्र है यहां पर अवंती महाजनपद स्थित था। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, कोट कर लीजिए कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अब हम देखते हैं कि इसके और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पाली धर्म ग्रंथ, इसको कोट कर लीजिए, पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और यहाँ के राजा, इसे कोट कीजिए, बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और यहाँ के राजा प्रदोत थे। अब इसका महत्व कैसा था? राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उज्जैनी प्राचीन काल की महत्वपूर्ण नगरी थी। अगले महाजनपद को देखते, गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अब गांधार की स्थिति कैसी थी? गांधार का निर्माण जो महाजनपद है वो किस प्रकार स्थित था? तो देखते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर, कोट कर लीजिए, पेशावर और रावलपिंडी गांधार महाजनपद का निर्माण करते थे। अब यहाँ पर और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में तक्षशिला का नाम आता है। तो तक्षशिला यहाँ स्थित था और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वो साथ ही व्यापार का भी बड़ा केंद्र था। अब अंतिम महाजनपद की हम बात करते हैं, कंबोज। अब ये कंबोज की राजधानी के विषय में कहा जाता है कि कंबोज की राजधानी या तो राजपुर थी या हाटक थी।
अब इसकी स्थिति कैसी थी इसका अध्ययन करते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर के भाग को मिलाकर कंबोज का निर्माण होता था। अब इस कंबोज महाजनपद का पड़ोसी महाजनपद कौन था? तो कंबोज महाजनपद का पड़ोसी महाजनपद गांधार था। प्राचीन काल में कंबोज और किन चीजों के लिए प्रसिद्ध था? तो प्राचीन काल में कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। मैंने यहां पर सभी 16 महाजनपदों को समझाने का प्रयास किया। अब मैं अपना अगला वीडियो 4 महत्वपूर्ण महाजनपदों पर आधारित लेकर आऊंगा। मैंने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां पर रखने का प्रयास किया जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।